इंडियन पीनल कोड या आईपीसी एक कानूनों की किताब है जो जुर्मों और उनकी सजाओं को बताती है। इसकी कई किताबों में एक ऐसी धारा भी है जो शादीशुदा औरतों के लिए एक ढाल का काम करती है। धारा 498 ए 498 ए यह कानून पत्नियों को उनके पति या उनके पति के रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता से बचाने के लिए लाया गया था। इसे एक कानूनी सुरक्षा कवच समझिए, एक ताकतवर हथियार जो खास तौर पर घर के बंद दरवाजों के पीछे होने वाले चुपचाप के दुख को दूर करने के लिए बनाया गया था। यह एक ऐसा कानून है जो एक औरत की शादीशुदा घर में होने वाली खास कमजोरी को पहचानता है और उसे उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से न्याय और सुरक्षा पाने का रास्ता देता है। इसका होना उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करने की सोच सकते हैं। इस कानून को समझना सबके लिए जरूरी है, सिर्फ कानूनी पेशे वालों के लिए नहीं। यह औरतों के लिए जरूरी है ताकि वे अपने अधिकारों को जानें और पहचान सकें कि कब हद पार हो गई है। यह पुरुषों और उनके परिवारों के लिए भी उतना ही जरूरी है ताकि वे अपने कामों के गंभीर कानूनी नतीजों को समझ सकें। यह कानून सिर्फ सजा के बारे में नहीं है, ये रोकथाम के बारे में है। इसका मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जहां शादी इज्जत और गरिमा पर आधारित एक पार्टनरशिप हो, न कि ताकत और नियंत्रण का रिश्ता। धारा 498 ए 498 ए के बारे में जानने से परिवारों को शादी के अंदर बर्ताव की कानूनी सीमाओं को समझने में मदद मिलती है, जिससे सबके लिए स्वस्थ और सुरक्षित घरेलू माहौल बनता है। आइए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि प्रिया नाम की एक नई शादीशुदा औरत अपने पति के घर में रहने आती है। जल्द ही उसके ससुराल वाले और ज्यादा दहेज की मांग करने लगते हैं। वे उसे ताना मारते हैं, उसे अपने परिवार से बात करने से रोकते हैं और उसका पति उनके बर्ताव का साथ देता है। यह लगातार मानसिक यातना, क्रूरता का एक रूप है। प्रिया असहाय और फंसी हुई महसूस करती है। यह ठीक उसी तरह की स्थिति है जहां धारा 498 ए 498 ए काम आती है। यह प्रिया को इस उत्पीड़न की पुलिस को रिपोर्ट करने की ताकत देती है। कानून पहचानता है कि क्रूरता सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक यातना भी हो सकती है जो व्यक्ति को दिन ब दिन कमजोर करती जाती है। इस कानून का महत्व कम नहीं आंका जा सकता। इसके आने से पहले घरेलू उत्पीड़न के कई मामले बिना रिपोर्ट किए और बिना सजा के रह जाते थे। एक औरत के दुख को अक्सर एक निजी पारिवारिक मामला कहकर खारिज कर दिया जाता था। धारा 498 ए 498 ए ने इसे बदल दिया। ऐसे क्रूरता को एक खास संज्ञेय आपराधिक अपराध बना दिया। इसका मतलब है कि पुलिस शिकायत के आधार पर बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। ये प्रावधान पीड़ित को तुरंत राहत और सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था, उसे एक खतरनाक या अपमानजनक स्थिति से निकालकर। यह एक साफ संदेश देता है कि समाज शादीशुदा औरतों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इस कानून का इस्तेमाल कौन कर सकता है और धारा 498 ए 498 ए के तहत किस तरह के काम क्रूरता माने जाते हैं? यह कानून एक पत्नी की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। शिकायत खुद शादीशुदा महिला कर सकती है या कुछ मामलों में उसके माता पिता या अन्य रिश्तेदार उसकी ओर से शिकायत कर सकते हैं यदि वह ऐसा करने में असमर्थ है। इस धारा के तहत आरोपी आमतौर पर पति और उसके कोई भी रिश्तेदार होते हैं जिन्होंने क्रूरता के काम में भाग लिया है। इसमें सास, ससुर, देवर, ननद या अन्य रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं जो उत्पीड़न में शामिल हैं। यह कानून इतना व्यापक है कि पति के पक्ष से किसी को भी कवर कर सकता है जो पत्नी के दुख में योगदान देता है। कानून क्रूरता को दो मुख्य तरीकों से परिभाषित करता है। पहला, कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण है जिससे महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होने की संभावना हो या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट या खतरा हो, चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक। इसमें गंभीर शारीरिक मारपीट, लगातार धमकियां और तीव्र मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार शामिल है जो उसके जीवन को असहनीय बना देता है। उदाहरण के लिए, यदि एक पति नियमित रूप से अपनी पत्नी को एक कमरे में बंद कर देता है, उसे भूखा रखता है या उसे या उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, यदि वह उसके आदेशों का पालन नहीं करती है, तो यह क्रूरता की इस परिभाषा के तहत आएगा। यह दुर्व्यवहार का एक बहुत ही गंभीर रूप है जिसे कानून रोकना चाहता है। क्रूरता की परिभाषा का दूसरा हिस्सा दहेज के लिए उत्पीड़न से संबंधित है। यह तब होता है जब महिला या उसके परिवार को किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की अवैध मांग को पूरा करने के लिए परेशान किया जाता है। उदाहरण के लिए,
यदि एक पति और उसके माता पिता लगातार पत्नी को ताना मारते हैं क्योंकि उसके परिवार ने उन्हें कार या दहेज के रूप में बड़ी रकम नहीं दी, तो इसे 498A 498A के तहत क्रूरता माना जाता है। यह उत्पीड़न हिंसक होना जरूरी नहीं है। यह लगातार कीचड़ उछालना, भावनात्मक ब्लैकमेल या पत्नी के लिए एक शत्रुतापूर्ण माहौल बनाना हो सकता है, जिसका उद्देश्य उसे या उसके परिवार को उनकी अधिक धन की मांगों को मानने के लिए मजबूर करना है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कानून दिखाई देने वाले और अदृश्य दोनों तरह के घावों को कवर करता है। एक नील या टूटी हुई हड्डी शारीरिक क्रूरता का स्पष्ट सबूत है। हालांकि कानून यह भी मानता है कि मानसिक क्रूरता भी उतनी ही हानिकारक हो सकती है। लगातार अपमान करना, महिला को नाम से पुकारना, उसके परिवार का मजाक उड़ाना, उसे दोस्तों से मिलने से रोकना या उसके हर पैसे को नियंत्रित करना, ये सभी उत्पीड़न के ऐसे रूप हैं जो गहरा भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। धारा 498A 498A इस चुपचाप के दुख को आवाज देती है। यह स्पष्ट करती है कि पत्नी पर मानसिक यातना पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है। जब कोई व्यक्ति धारा 498A 498A के तहत दोषी पाया जाता है, तो कानून गंभीर परिणाम बताता है। सजा कोई मामूली नहीं होती। इसका मतलब पति या पत्नी पर क्रूरता करने के अपराध की गंभीरता को दिखाना है। इस धारा के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसका मतलब है कि अदालत के पास दोषी पति या उसके रिश्तेदारों को एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए जेल भेजने का अधिकार है। सजा की अवधि अक्सर पीड़ित पर की गई क्रूरता की गंभीरता और अवधि पर निर्भर करती है, जैसा कि मुकदमे के दौरान प्रस्तुत और साबित किया जाता है। जेल के अलावा दोषी व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जाता है। जुर्माने की राशि तय नहीं होती है और मामले की खासियतों के आधार पर अदालत तय करती है। अदालत दोषी पक्ष की वित्तीय स्थिति, पीड़ित को हुए नुकसान की हद और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार कर सकती है जब जुर्माना राशि तय करती है। कभी-कभी यह जुर्माना पीड़ित को उसके द्वारा सहे गए दुख के मुआवजे के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। जेल और मौद्रिक दंड की यह दोहरी सजा घरेलू क्रूरता के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में काम करती है और पीड़ित को न्याय का एक माप प्रदान करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 498A 498A के तहत अपराध को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संज्ञेय का मतलब है कि पुलिस को आरोपी व्यक्ति या व्यक्तियों को अदालत से गिरफ्तारी वारंट की आवश्यकता के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार है। पत्नी की शिकायत पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त है। यह शक्ति पुलिस को पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आरोपी को आगे नुकसान पहुंचाने या सबूतों से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए दी जाती है। यह इस अपराध को कानून कितनी गंभीरता से लेता है, इस पर प्रकाश डालता है। अपराध की गैर जमानती प्रकृति का मतलब है कि जमानत मिलना एक स्वचालित अधिकार नहीं है। जब कोई आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार होता है, तो वह केवल पुलिस स्टेशन से जमानत नहीं ले सकता। उसे मजिस्ट्रेट या अदालत में जमानत के लिए आवेदन करना होगा। अदालत तब अभियोजन और बचाव दोनों के तर्कों को सुनेगी, इससे पहले कि वह जमानत देने या न देने का फैसला करे। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि फैसला तथ्यों, पीड़ित को जोखिम और आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद किया जाता है। कानूनी प्रणाली 498A 498A के तहत आरोपों को शुरू से ही अत्यधिक सावधानी से लेती है। जब किसी व्यक्ति पर धारा 498A 498A के तहत आरोप लगाया जाता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उनके और उनके परिवार के लिए तुरंत चिंता यह होती है कि जमानत कैसे सुरक्षित की जाए। जैसा कि बताया गया है, यह एक गैर जमानती अपराध है, इसलिए प्रक्रिया स्वचालित नहीं है। आरोपी के लिए पहला कदम एक वकील को काम पर रखना है जो उचित अदालत में जमानत आवेदन दायर कर सके, आमतौर पर मजिस्ट्रेट की अदालत में जहां मामला पहली बार पेश किया जाता है। वकील एक आवेदन तैयार करेगा जो यह तर्क देगा कि आरोपी को जमानत पर क्यों रिहा किया जाना चाहिए। इस आवेदन में आमतौर पर यह आश्वासन शामिल होता है कि आरोपी फरार नहीं होगा, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा या शिकायतकर्ता या गवाहों को धमकाएगा नहीं। अदालत तब जमानत सुनवाई के लिए एक तारीख तय करेगी। इस सुनवाई के दौरान
पुलिस और राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला लोक अभियोजक जमानत देने के खिलाफ अपने तर्क पेश करेगा। वे तर्क दे सकते हैं कि आरोपी भागने का जोखिम है, कि जांच अभी शुरुआती चरण में है, या आरोपी को रिहा करने से पीड़ित को खतरा हो सकता है। दूसरी ओर बचाव वकील इन तर्कों का खंडन करेगा। वे आरोपी के साफ पुराने रिकॉर्ड, समुदाय से उनके संबंधों या ऐसे सबूत पेश कर सकते हैं जो बताते हैं कि आरोप अतिरंजित या झूठे हो सकते हैं। वकील का काम न्यायाधीश को यह समझाना है कि उनके मुवक्किल को हिरासत से रिहा होने का हक है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश एक फैसला करेंगे। न्यायाधीश के पास जमानत देने या न देने का विवेक होता है। यदि जमानत दी जाती है तो यह आमतौर पर सशर्त होती है। अदालत कुछ शर्तें लगाएगी जिनका आरोपी को पालन करना होगा। इन शर्तों में देश छोड़ने से रोकने के लिए अपना पासपोर्ट जमा करना, नियमित रूप से पुलिस स्टेशन में पेश होना, पीड़ित से किसी भी तरह से संपर्क या संपर्क न करना और चल रही जांच में पूरी तरह से सहयोग करना शामिल हो सकता है। इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने से जमानत रद्द हो सकती है और आरोपी को फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि मजिस्ट्रेट की अदालत जमानत आवेदन को खारिज कर देती है तो आरोपी को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। वे सत्र न्यायालय में एक नया जमानत आवेदन दायर कर सकते हैं और यदि वहां भी खारिज कर दिया जाता है तो वे उच्च न्यायालय से भी संपर्क कर सकते हैं। प्रक्रिया समान रहती है, जिसमें दोनों पक्षों के वकील एक न्यायाधीश के सामने अपने तर्क पेश करते हैं। यह परिवारों के लिए समझना महत्वपूर्ण है कि इस कानूनी प्रक्रिया में समय लग सकता है और धैर्य की आवश्यकता होती है। इन चरणों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों को यह समझने में मदद करता है कि जबकि कानून सख्त है, यह एक आरोपी व्यक्ति को मामले की कार्यवाही के दौरान हिरासत से अपनी रिहाई मांगने के लिए एक संरचित प्रक्रिया भी प्रदान करता है। यह पीड़ित की रक्षा करने और दोषी साबित होने तक आरोपी के अधिकारों को बनाए रखने के बीच एक संतुलन है।